नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में गूंजा एक ही मुद्दा। राजधानी में 3 छात्रों की मौत के मुद्दे पर विवाद हुआ। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी तो संसद के मॉनसून सत्र में कल दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा और संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मसले पर जारी बहस के दौरान कड़ी टिप्पणी की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवा जनसांख्यिकीय लाभांश को पोषित किया जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोचिंग आज एक तरह से धंधा बन गया। हम अक्सर अखबार में पढ़ते हैं तो शुरुआती 1-2 पन्ने पर उनके विज्ञापन मिलते हैं। तो फिलहाल देखिए इस खबर को सुरभि भी आप तक पहुंचा रही हैं। आप जिम्मेदार हैं और आप इस पर काम करिए। ये देखिए लताड़ कह सकते हैं इसे। तो फिलहाल ये अलग अलग अखबारों में आप इस तरीके की हेडलाइन देख पाएंगे। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मुद्दा लगातार गरमाया और उसके बाद से संसद में भी गूंजा, क्योंकि जिस तरीके से बांसुरी स्वराज ने भी सवाल उठाए, इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने भी सवाल उठाए कि आखिर इस तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता समय रहते। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब 3 छात्रों की जान गई तो कई बड़े सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि कैसे बायोमेट्रिक सिस्टम का क्या फेलियर रहा या फिर किसी विभाग की प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बेसमेंट में क्लास चलाने की अनुमति मिली कैसे, एनओसी कैसे दी गई, जबकि एनओसी सिर्फ दी गई थी बेसमेंट को पार्किंग या फिर स्टोरेज बनाने के लिए। लेकिन ऐसे में यह कोशिश की गई कि कैसे उस जगह का भी इस्तेमाल किया जा सके। और इसी दौरान जब बहुत ज्यादा जल भराव हुआ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में और उसके बाद वो जल भराव का जो पानी, बरसात का जो पानी था वो बेसमेंट में धीरे धीरे पहुंच गया और महज 3 मिनट के अंदर 12 फीट तक पानी जमा होने की वजह से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आप जब एनओसी दे देते हैं, यानी कि नगर निगम एनओसी दे देता है या फिर सरकार एनओसी दे देती है ऐसे कोचिंग संस्थानों या फिर ऐसी अवैध निर्माण में यूँ कह सकते तमाम चीज संचालित होती हैं, तो क्या आप वक्त रहते समय समय पर उसकी जांच करते हैं? यदि हम इस कोचिंग संस्थान की बात करते हैं, 2021 में इसको एनओसी दे दी गई थी। कहा गया था जो बेसमेंट का एरिया है वो सिर्फ आपकी पार्किंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर लाइब्रेरी बना दी गई। क्या यहाँ पर नगर निगम ने सख्ती बरती? क्या नगर निगम लगातार 2021 के बाद आज 4 साल हो गए, नगर निगम ने वक्त रहते समय समय पर इसका मुआयना किया? नहीं किया। यदि ये किया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। इतना जबरदस्त 3 मिनट में पानी भर गया था कि वो छात्र अपने आप को संभाल नहीं पाए और भेड़ चढ़ गए मौत की। तो फिलहाल आप समझिए कि आप वक्त रहते यदि कार्रवाई करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा और भविष्य में आप इस तरह की घटना से बच पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली में कोचिंग हादसा जब हुआ तो भवन मालिक समेत अब तक 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। जेई बर्खास्त है, एई निलंबित है। तो ये अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे। और फिलहाल यहाँ अगर आप देखेंगे तो दैनिक जागरण में भी, अमर उजाला में भी और कई अखबारों में भी ये खबर होगी। और दैनिक जागरण में पहले ही पृष्ठ पर जहाँ कोचिंग हादसे को लेकर के खबर छपी है तो वहीं उसके ठीक नीचे एक और हेडलाइन दी गई है। और वही अलग अलग अखबारों में भी दीपिका भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से अलग अलग हेडलाइंस के साथ में इस खबर को यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है कि अब तक 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार तो किया जा चुका है। लेकिन देखिए दीपिका, सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर ऐसी व्यवस्थाएं की ही क्यों जाती है जिन पर आगे चल करके कोई भी आप पर सवाल खड़े कर सकता है। व्यवस्थाएं तो नहीं होती है सुरभि। यदि व्यवस्थाएं माकूल हो तो हादसे ना हो, क्योंकि आप सिर्फ एनओसी देकर अपनी इतिश्री कर लेते हैं। उसके बाद कौन ख्याल रखेगा, उनके समय समय पर जांच कौन करेगा, इसको कौन पुष्ट करेगा, इसको भी तो आपको बताना पड़ेगा कि आप एक बार एनओसी देके भूल गए। क्या ये गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कोचिंग संस्थान? कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजह है? क्या आप पता लगाते हैं? ये वही पानी है ना जिसके लिए गर्मी में हाहाकार मचा था कि दिल्ली में पानी नहीं था, और जब बरसात हुई तो आप उस पानी को संभाल नहीं पाए और इसका खामियाजा किसने भुगता? तो ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कोचिंग हादसा हुआ, भवन मालिक समेत 5 गिरफ्तार हुए, जेई बर्खास्त किया गया, कई निलंबित हुए। अतिक्रमण के खिलाफ अब नगर निगम जो है वो बुलडोजर चला रहा है। तो अब आप समझिए कि बुलडोजर अब चलाया जा रहा है
क्या ये बुलडोजर वाली कार्रवाई यदि पहले हो जाती तो वो बच्चे आज हमारे बीच होते और बच जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिलहाल आपको बता दें, कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनको अभी बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद में बजट पर बोले हैं राहुल गांधी, कहा बजट का मकसद बड़े व्यापारियों को प्रोत्साहन देना है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पेश किया बजट, केंद्रीय बजट की सोमवार को कड़ी आलोचना की। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को हर जगह तरजीह दी गई है। यहाँ अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है और इसके अलावा देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस खबर को हम जगह दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए जरा, इस कोने में इस खबर को जगह दी गई है। दो तस्वीरें, एक राहुल गांधी की नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा निर्मला सीतारमण की। तो उन्होंने कहा कि बजट में मध्य वर्ग को धोखा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी का मूल मतदाता रहा है और मध्य वर्ग अब इससे छिटकता जा रहा है। लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि ELI को भी दोषपूर्ण करार दे दिया, जिसमें केवल 500 कंपनियों को ही शामिल किया गया जो बमुश्किल 1% श्रम बल को रोजगार देती हैं। तो तमाम तरह की बड़ी बातें जो हैं वह राहुल गांधी ने खड़ी की। तो देखिए, फार्मर्स को, यूथ को, मिडिल क्लास को कैसे चक्रव्यूह में घेरने का काम किया राहुल गांधी ने। दरअसल जब वो संसद में बोल रहे थे तो एक तस्वीर दिखाई थी बजट की, और बजट के हलवा सेरेमनी के दौरान की तस्वीर है जिसमें उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए और ये कहा कि इस तस्वीर में मैं किसी भी ST या OBC या फिर SC को नहीं देख पा रहा हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान जब लोगों से थालियां बजवाई थी तो लोगों ने उन पर पूरा भरोसा करते हुए थालियां बजाई, लेकिन आज जब मिडिल क्लास को उनकी जरूरत महसूस हुई तो उनके लिए बजट में क्या लाया गया? कुछ भी नहीं, ठन गोपाल। और ऐसे में राहुल गांधी ने जमकर घेरने की कोशिश इस दौरान केंद्र सरकार को की और कई बड़े सवाल छोड़ दिए कि आखिर ना आप फार्मर्स के लिए कुछ कर रहे हैं, ना आप युवाओं के रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, और ना ही बजट में मिडिल क्लास वर्ग को साधा गया। तो आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? हालांकि इस पर कई बातों को लेकर के जवाब बीजेपी की तरफ से भी उस दौरान दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी इस बीच में कई ऐसे मुद्दे थे जिनको घेरते हुए नजर आए, जिनको उठाते हुए नजर आए। और खास तौर पे जब दीपिका मध्यम वर्ग की बात आती है तो बजट में हम देखते हैं कि कैसे इस बार नाराजगी मध्यम वर्ग की तरफ से देखी गई। देखिए, मजे की बात यह है, वो हलवा सेरेमनी का जो पोस्टर था जिसका जिक्र आपने भी किया, हलवा सेरेमनी का पोस्टर राहुल गांधी ने दिखाया और पोस्टर को दिखाते हुए राहुल गांधी ने जो कहा वो भी जरा समझ लीजिए। राहुल ने कहा, हलवा बांटते वक्त एक भी OBC, आदिवासी या दलित अफसर नहीं दिख रहा। 20 अधिकारियों ने बजट तैयार किया, देश का हलवा 20 लोगों के भीतर ही बांट दिया गया। तो फिलहाल देखिए, तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल ने कहा कि सरकार के बनाए चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हम इस तरह के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, जाति जनगणना के जरिए हम ये काम करना चाहते हैं। तो फिलहाल देखिए, एक बार वापस से जिन जो है जाति जनगणना का फिर से उठ के सामने आ गया है और राहुल गांधी इस मसले को वापस से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, वाकई जिस तरीके से मेरी सहयोगी दीपिका ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात तो की, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जाति जनगणना से क्या देश पिछड़ेगा नहीं? क्या आप विकास की बात सीधे तौर पर कर सकते हैं? हर बार क्यों इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं संसद के भीतर? और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी इस मामले को लेकर के घेरने की कोशिश की गई। उनसे भी पूछा गया कि जब 2014 के पहले आपकी सरकार थी तो आप बता दीजिए कि क्योंकि हमने पी चिदम्बरम के साथ भी कई लोगों को देखा था बजट तैयार करने के वक्त, उन अधिकारियों में भी ST नहीं थे, तो क्या इस पर हमने कभी कोई सवाल खड़े किए? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में मनु सरबजोत ने जगाई एक और पदक की उम्मीद। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जगह दी है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सोमवार का दिन भारत के मानो नाम रहा हो। तो फिलहाल पेरिस ओलंपिक 2024 में सोमवार का दिन भारत के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया। एक दिन पहले ब्रॉन्ज जीतने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल इवेंट में शामिल हो गई। तो वहीं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से मेडल से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। तीरंदाजी में फिर नाकामी हाथ लगी, जबकि हॉकी टीम हार से बाल बाल बची है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने अपना मुकाबला जीत लिया। तो एक और ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे पेरिस ओलंपिक में जहां अच्छी खबर भी हमारे लिए आई, तो वहीं थोड़ा सा मायूस करने वाली खबर भी हम इसे कह सकते हैं।
देखिए, मनु सरबजोत ने जगाई एक और पदक की उम्मीद। आज कांस्य पे वापस से निशाना होगा। भारतीय जोड़ी कोरिया से 10 मीटर की मिश्रित स्पर्धा का कांस्य मुकाबला खेलेगी और एक और इतिहास रचने की ओर हम कह सकते हैं मनु है। फिलहाल मनु यानी कि शूटिंग साइड से निशानेबाजी से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सुरभि। बिल्कुल, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और यह खबर आप अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे क्योंकि ये मामला बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश जारी किया कि जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, 65% आरक्षण दिया गया था बिहार में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया था, जो आरक्षण दिया गया है सहूलियत लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसलिए ये आरक्षण था, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम पहले से भारत में कई राज्यों में है और ऐसे में एक कोटा तय है, एक लिमिटेशन है, लेकिन उस लिमिटेशन से बढ़ चढ़ करके अगर आप इसका उल्लंघन करते हुए और किसी को 65% आरक्षण देते हैं तो ये गैर कानूनी है। जाहिर सी बात है, गैर कानूनी न सिर्फ वह है बल्कि आप उन जातियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जिनको आप पिछड़ा समझ रहे हैं। देखिए, 65% आरक्षण पर हाईकोर्ट का स्टे हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, जो बिहार सरकार के लिए झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटा मामले में सुनवाई जो अब सितंबर में होगी। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया गया, जो एक तगड़ा झटका माना जाएगा। अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई, कहा कि इस मामले पर सितंबर को सुनवाई होगी। बिहार सरकार ने राज्य में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन निर्धारित किया था, 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था और यही बात जो थी वो सभी को खटक रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में अंतिम आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम शामिल किया। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने अंतिम आरोप पत्र में नामजद किया है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में अपना 5वां पूरक आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के तत्कालीन निदेशक पी चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, जो कि कथित तौर पर आपको धन हस्तांतरित करने में दक्षिण लॉबी के साथ शामिल थे, जैसे कई आरोपियों के नाम शामिल थे। तो बिल्कुल इस खबर को द हिंदुस्तान टाइम्स में आप पढ़ सकते हैं और पेज नंबर 5 पर यह खबर आपको बिल्कुल कॉर्नर में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि देखिए, केजरीवाल सूत्रधार, इनको टैग दिया गया है सूत्रधार का। ये हेडलाइंस में भी, आप इस अखबार के हेडलाइंस में भी देख और पढ़ पाएंगे कि कैसे एक्सरसाइज स्कैम जो हुआ, ये इसमें पूरी तरीके से सूत्रधार जो अहम भूमिका बताई गई वो अरविंद केजरीवाल की बताई गई है और ये सीबीआई की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने हर बात के लिए सबूत देने को कहा है और ये कहा है कि आप सबूत पेश कीजिए। अगर आप किसी पर ऐसे आरोप तय करते हैं तो पहले सबूत लेकर के आइए कि वाकई क्या इसमें ये कड़ियां जुड़ती हैं और ये सच्चाई प्रूफ आप कर पाएंगे या नहीं, या फिर महज आपने सूत्रधार कह लिया और हम मान ले। तो जमात का विरोध तो केजरीवाल बोले कि पूर्व एलजी को भी और अफसरों को भी आप आरोपी बनाइए, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। 600 रुपये आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की जमानत को बरकरार रखा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने फैसले की सराहना की है और ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स के साथ अलग अलग अखबारों में आप देख पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब राहत दी है। देखिए, इस खबर को वैसे तो हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, लेकिन इस खबर को यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल की खबर की जगह दी गई है। एनबीटी ने फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा है। देखिए, इस जगह पर यह खबर है। आपको बता देते हैं इस खबर की डिटेल, क्योंकि पीछे भी इस खबर को छापा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का इस बारे में 28 जून को आदेश अत्यंत तर्कपूर्ण था, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इस फैसले का सोरेन ने स्वागत किया, कहा कि मुझे झूठे बहाने से जेल भेजा गया। देखिए, आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने आप को ईडी को सौंप दिया था। इसके बाद जेल हुई थी, लेकिन जब सुनवाई चली थी तो सुनवाई में हम ये कह सकते हैं ईडी ने कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी और हेमंत सोरेन के वकील ने बेकायदा तार्किक तरीके से अपनी बात रखी और ईडी के सबूतों का अभाव था,
इसीलिए हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई थी और इसी बात को आपको बता दें कि जमानत को आगे भी बरकरार रखा गया है, जो कि ईडी के लिए एक झटके से कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए ALNS की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह भी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली और तटरक्षक बल के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद को मंजूरी दे दी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक बैठक हुई और इसमें कई प्रस्ताव पर विचार किया गया। पार्षद ने सेना की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन सिस्टम यानी ALNS की खरीद को मंजूरी दी है और रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप इस खबर को देखने और पढ़ने के साथ में आप समझ सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि अपने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, देखिए इस खबर को जगह दी गई है और ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हम किस तरीके से अब एविएशन सेक्टर में या कह सकते हैं कि शस्त्रों को लेने के सेक्टर में काफ़ी आगे हैं। पहले हम खरीदने वाले हुआ करते थे, अब हम बेचने वाले भी, यानी कि अब निवेशक के तौर पर भी हम मार्केट में उतरे हुए हैं। तो फिलहाल बख्तरबंद लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। तटरक्षक बल को इससे 22 इंटरसेप्टर नौकाएं मिलेंगी। आप समझ लीजिए ये जरूरी क्यों हो जाता है। रक्षा खरीद परिषद ने प्रस्तावों को मंजूरी दी। स्वदेश में ही बनेंगी कई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के युद्ध प्रबंधन प्रणालियां। तो जैसा कि हमने कहा था आपको कि ANI के अनुसार नौसेना के लिए 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। फ्रांसीसी साझेदार नेवल ग्रुप ने कहा कि इन पनडुब्बियों को युद्ध प्रबंधन प्रणालियों को फ्रांसीसी आर्किटेक्चर के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया जाएगा, यानी कि अब हम मैन्युफैक्चरर भी हैं। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा और लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद में अब उम्र कैद और विदेशी फंडिंग में 14 वर्ष तक की सजा दी जाएगी और यह खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अब लव जिहाद के मामले में और ज्यादा सख्त हो चुकी है और इसके लिए अब कानूनी प्रक्रिया को और कड़ा किया जा रहा है, यानी कि यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला करते हुए इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस बात की जानकारी उनकी ओर से साझा की गई। देखिए, लव जिहाद में अब उम्र कैद होगी। आपको याद होगा लव जिहाद का मसला सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने उठाया था उत्तर प्रदेश से ही। अब वापस से इसमें एक स्टेप और, यानी कि एक कदम और बढ़ते हुए उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया। क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। कई ऐसे विधेयक है जिस पर मुहर लगनी है, जिनको कानूनी अमली जामा पहनाना है। उसमें से आपको बता दें कि प्रावधान किया गया, जो नया प्रावधान है जरा वो समझ लीजिए, क्योंकि उसे समझना आपको बहुत जरूरी है। इसमें आपको बता दें नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल, महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति का मंत्रण होगा, यानी कि न्यूनतम 5 वर्ष से 14 वर्ष तक कारावास हो सकता है। न्यूनतम 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान होगा यदि आपने इन लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया तो। सामूहिक मंत्रण, यानी कि इसमें क्या होगा, न्यूनतम सजा जो होगी 7 साल से लेकर 14 साल तक का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद आपको बता दें नाबालिग की तस्करी यदि आपने कर दी तो उम्र कैद व जुर्माना होगा। तो विधानमंडल का सत्र का आरंभ होने पर मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का किस तरीके से फिर से स्वागत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के स्कूलों में अनुच्छेद 370 हटाने और सावरकर की जयंती मनाई जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स इस खबर को जगह दी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, विनायक दामोदर सावरकर और महाराणा प्रताप की जयंती मौत, अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में स्कूलों के लिए घोषित नए उत्सव अवसरों में से और दिवसों में से एक है। राज्य सरकार यह निर्णय रविवार को बीकानेर में माध्यमिक विद्यालय द्वारा स्कूलों का वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने के बाद सार्वजनिक किया गया। वहीं विपक्ष ने इस कदम को शिक्षा व राजनीतिकरण बताया है। तो फिलहाल देखिए इन तमाम स्कूलों को लेकर बड़ी बात कही है। सावरकर का जो जन्मदिन है इसी को लेकर ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं और ये भी कहा गया है कि देखिए
370, जैसे कि आपको बता दें इस खबर को कि राजस्थान के जो स्कूल हैं स्कूलों में अनुच्छेद 370 हटाने और सावरकर की जयंती मनाई जाएगी, ये अब कहीं ना कहीं सिलेबस में शामिल होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, विनायक दामोदर सावरकर महाराणा प्रताप की जयंती और अयोध्या में आपको बता दें कि राम मंदिर का अभिषेक, ये मसला गूंजा और इसी को लेकर अब राजस्थान जो सरकार है उसने इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि आम लोगों तक भी इस बात की जानकारी पहुंचे, जो युवा है उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, तो इसके लिए भी लगातार कई और प्रयास भी किया जा रहा है। और इसी के तहत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये फैसला लिया है कि किस तरीके से माध्यमिक विद्यालयों को जो शिक्षा मुहैया कराया जाए, इसमें इन सिलेबस को भी जोड़ा जाए कि कैसे अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं। जाहिर सी बात है कि हमेशा यही सवाल खड़े होते हैं कि तमाम जो हमारी महानुभूतियाँ हैं, क्या उनको सिलेबस में रखा जाना चाहिए, उनका बर्थडे बताना चाहिए, जन्मदिन बताना चाहिए। इसको लेकर हमेशा से कश्मकश की स्थिति हम कह सकते हैं सुरभि बनी हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्यवार जो है वह सरकारें इस बात का अब निर्णय खुद ही ले रही हैं, खुद ही संज्ञान ले रही हैं। ये अपने आप में अच्छी बात है। चलिए, इसी के साथ आज अखबार की सुर्खियों में अभी के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।